हेलो फ्रेंड्स, आइकॉन इंजीनियरिंग ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने देखा था कि इफ़ का यूज़ कैसे कर सकते हो आप, इफ़ एल्स का उपयोग कैसे कर सकते हो, नेस्टेड ऑफ इफ़ का यूज़ कैसे कर सकते हो। अब आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड स्विच केस क्या होता है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड स्विच केस। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिलते रहे। और एक और बात कि हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक देते हैं, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे मटेरियल्स मिलते रहे। हम उसमें एग्ज़ाम के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट मटेरियल शेयर करते रहते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें पहले हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जैसे कि हमने अरिथमेटिक भी देखा था, रिलेशनल भी देखा था। आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स अब 3 रहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। फर्स्ट हो गया ये डबल एंड साइन, सेकंड जिसमें पाइप साइन होते हैं, और थर्ड नॉट। अब बात करें पहले डबल एंड साइन कब यूज़ होता है। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लिखनी हो और चेक करवाना हो कि अगर मल्टीपल कंडीशन सही है तो ही कोड एग्जीक्यूट हो आपका, तब आप डबल एंड साइन का यूज़ कर सकते हो। अब सेकंड आ गया पाइप साइन। अगर आपको ऐसा कुछ चेक करना है कि मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो भी आपका कोड एग्जीक्यूट हो, तो आप पाइप साइन का यूज़ कर सकते हो। और नॉट साइन, नॉट साइन क्या करता है, आपकी कंडीशन को रिवर्स कर देता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। चलो हम सिंपल पहले लॉजिकल ऑपरेटर का एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो मैंने अपना ये ओपन कर लिया कंपाइलर। अब पहले मैं दो वैल्यू लूँगा, इंटीजर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। पहले तो हम ये सोच लेते हैं हमें बनाना है, अगर मुझे ऐसा चेक करना है कि दोनों नंबर 0 से ग्रेटर है या नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है या नहीं है। अगर दोनों नंबर 0 से बड़े हैं तो मुझे ऐसा प्रिंट करना है कि पॉजिटिव नंबर, नहीं तो मुझे नेगेटिव नंबर। तो मुझे दोनों नंबर चेक करवाने होंगे। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको, हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एंड दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ही आपका कोड एग्जीक्यूट होगा अगर आप एंड का यूज़ करेंगे। तो इफ़ ग्रेटर देन चेक कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन के लिए क्या एंड साइन यूज़ करेंगे, एंड देन बी इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब कि अगर ए भी 0 से बड़ा है और बी की वैल्यू भी 0 से बड़ी है तो ही ये कंडीशन में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 एल्स नंबर इज लेस देन 0। अब हम इसको रन करेंगे। ओके, अब क्या है, एरर क्या आई, यहाँ पे हमारा सेमीकोलन मिसिंग है। मैंने क्या बोला था, हर एक लाइन के एंड में सेमीकोलन आएगा, इफ के पीछे नहीं आएगा। ओके, प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ का स्पेलिंग में हमारी मिस्टेक है, कैपिटल लेटर से पूरा स्मॉल आएगा प्रिंट एफ का। ओके, आ गया नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों नंबर 0 से बड़े हैं। अब मैंने क्या बोला, अगर दोनों कंडीशन सही होगी तो ही वो इसमें जाएगा। अगर मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू माइनस में लिख देता हूँ, -3। अब मैं करता हूँ रन, नंबर इज लेस देन 0, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी वो एल्स में चला गया। अब सेम अगर मैं यहाँ पे और साइन करता हूँ, जो कि और का मैंने क्या मतलब बताया, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही है तो भी वो कोड एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कि पहले तो मैं दोनों कंडीशन ग्रेटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो दोनों ट्रू है।
अब मैं एक कंडीशन फॉल्स करूँगा इसमें से, इसकी वैल्यू मैं माइनस में लिख दूंगा, -6 रन। फिर भी नंबर इज ग्रेटर देन 0 है, वो इसी कोड ब्लॉक में गया। क्यों इसमें गया वो? क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है अपनी, ये वाली गलत है, बी की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, लेकिन ए की तो 0 से बड़ी है ना। मतलब कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा कोड। अगर मैं दोनों वैल्यू माइनस में लेता हूँ तो दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, नंबर इज लेस देन 0। तो समझिए आप लॉजिकल ऑपरेटर का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कंडीशंस चेक करवानी है मल्टीपल, आप अपने हिसाब से चेक करवा सकते हो कि आपको एंड यूज़ करना है और यूज़ करना है। एंड कब यूज़ करेंगे कि सारी कंडीशन हमको सही चाहिए तो ही कोड एग्जीक्यूट करना हो तो एंड यूज़ करेंगे। और ऐसा रखना है कि 3-4 कंडीशन में किसी अगर कोई एक भी सही है तो अपना कोड एग्जीक्यूट हो तो आप और साइन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया अपना, स्विच केसेस। स्विच केसेस क्या होते हैं? तो स्विच केसेस आप इफ एस लेडर समझ सकते हो, वो एक अल्टरनेट यूज़ है इफ एस लेडर का। ठीक है, स्विच क्या करता है, मल्टीपल कोड ब्लॉक में से जो कंडीशन सही होती है उसी कंडीशन में लिखा हुआ कोड को एग्जीक्यूट करता है। आप सेम चीज़ इफ एल्स इफ से भी कर सकते हो। आज हम देखेंगे कि स्विच केस को लिखा कैसे जाता है। आप मल्टीपल इफ लिखने की जगह पे स्विच केस भी यूज़ कर सकते हो। अब स्विच लिखने के लिए कुछ रूल्स है। पहले तो ये स्विच की सिंटेक्स देख लो आप कि कैसे है स्विच, फिर यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन आपका, फिर वो ब्रैकेट में जाएगा। अब अगर एक्सप्रेशन केस 1 से मैच होता है तो वो यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो वो यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे नहीं जाता और केस हुआ केस 2 से मैच करता है तो वो यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप कितने भी केस लिखे किसी भी केस से मैच नहीं हुआ तो एक डिफ़ॉल्ट रहता है कि क्या वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट मतलब कि आप इफ एल्स में एल्स समझ लो कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसने एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया। वैसे ही अगर कोई केस में नहीं गया तो वो डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब पहले तो स्विच स्विच के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है ना, उसमें आप इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू भी पास कर सकते हो। फिर आपका केस, आप ये जो केस ब्लॉक लिखे ना वो आप ब्रैकेट के अंदर ही लिख सकते हो, बाहर नहीं लिख सकते। और ये ब्रेक स्टेटमेंट है वो मैंडेटरी नहीं है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। अब एक बार ब्रेक का यूज़ क्या है कि अगर वो कंडीशन ट्रू हुई और वो केस 1 में चला गया तो वो यहाँ से नीचे के स्टेटमेंट चेक भी करने नहीं जाएगा, यहाँ से ही वो रिटर्न हो जाएगा स्टेटमेंट। तो ब्रेक का वही यूज़ है कि जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होती है वहाँ से वो स्विच को ब्रेक कर देता है और कोड एग्जीक्यूट करना बंद हो जाता है वहाँ से। मतलब कि अगर यहाँ पे उसने चेक किया केस 1 में, अगर सही नहीं है नीचे आया केस 2 चेक किया, अगर कंडीशन सही हो गई तो उसने एग्जीक्यूट किया आपका कोड और वहाँ से वो ब्रेक होगा और ब्रैकेट के बाहर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक सिंपल स्विच का प्रोग्राम। ओके, तो पहले तो मैं हटा देता। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक प्रोग्राम बनाते हैं हम कि एज प्रिंट हो यूज़र की। मल्टीपल केसेस लेंगे कि 10 20 ऐसे, अगर केस मैच होता है तो वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो पहले मैं लूँगा इंटीजर एज इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ चलो 23 ले लिया मैंने। अब मैं स्विच केस लिखता हूँ, स्विच। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एज पास करूँगा, एज वेरिएबल पास किया मतलब कि यहाँ पे 23 पास हुआ। ठीक है, अब मैं लिखूँगा केस, मैंने लिखा 3, तो प्रिंट एफ एज इज 3, अगर ये मैच होगा 3 तो वो यहाँ पे आ जाएगा और ब्रेक। अब मैं दूसरा केस लिखूँगा, केस 13, प्रिंट एफ एज इज 13 ब्रेक, मैं केस 23
अब अगर किसी केस में ही नहीं जाता तो हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी लिख देंगे, डिफ़ॉल्ट प्रिंटेड एज इज नॉट अवेलेबल इन एनी केस। ओके, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लिखना चाहिए हमें, क्योंकि वैसे भी ये लास्ट स्टेटमेंट रहता है, डिफ़ॉल्ट के बाद में स्विच फिनिश ही हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं रन कर रहा हूँ। तो एज इज़ 23, क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे केस, यहाँ पे वो मैच करता है एज की वैल्यू 23 है, ये मैच नहीं हुआ केस, तो यहाँ पे नहीं गया तो नीचे गया वो। अब एज इज़ 13 भी मैच नहीं हुआ तो वो ये भी प्रिंट नहीं करेगा। अब 23 केस 23 मैच हुआ तो उसने ये वाली वैल्यू प्रिंट किया और यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब सेम चीज़ में यहाँ पे कुछ ऐसी 21 एज इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी केस, क्योंकि 21 किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा, तो उसने डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट किया। समझ गए आप कि स्विच होता क्या है आखिर? जैसे कि हमने इफ एल्स इफ देखा था, अगर कंडीशन सही है तो वो उसमें जाएगा, बाकी की कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वैसे ही इसमें अगर कंडीशन सही है तो वो पहला ही एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन वो गलत था तो उसने नेक्स्ट केस चेक किया, उसके बाद उसने नेक्स्ट केस चेक किया। तो ऐसे ही हम अल्टरनेट में यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स के स्विच। ठीक है, तो आज की हमारा ये तो हो गया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्विच केस क्या होते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो ज़रूरी है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करूँ और मुझे मिल जाने चाहिए कि उसका परसेंट एवरेज कितना है और उसमें उसका रैंक क्या है। पहले तो हम वो देख लेंगे कि हमें चाहिए क्या। अगर मैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करूँ तो मुझे वो देखना है कि अगर 80% से ज़्यादा है तो उसका फर्स्ट क्लास। अगर दूसरी कंडीशन मेरी क्या रहेगी कि अगर, चलो मैं बात कर लेता हूँ कि 40 से लेके 80% तक है यूज़र की परसेंटेज, तो सेकंड क्लास देंगे। एंड थर्ड, अगर उसके परसेंटेज लेस देन 40 है यूज़र की तो वो बंदा फेल। तो मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो 1 बाय 1 सोचेंगे। आप कभी भी प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको 1 बाय 1 स्टेप सोचने पड़ेंगे। जैसे कि मैं पहले देखती हूँ, पहले तो मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे सब्जेक्ट से मार्क्स चाहिए होंगे 5 सब्जेक्ट के। और आज तक हम मार्क्स डायरेक्ट दे देते थे। आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा कि आप मार्क्स डायनेमिक कैसे दे सकते हो, कि हर बार मुझे पूछेगा यहाँ पे कि प्लीज़ सब्जेक्ट के मार्क्स डालो, ये सब्जेक्ट के मार्क्स डालो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो पहले तो मैं सब्जेक्ट ले लूँगा इंटीजर, मैथ्स ले लिया मैंने, सेकंड में ले लूँगा साइंस, थर्ड में ले लूँगा, चलो हिंदी ले लेते हैं, फोर्थ में ले लूँगा इंग्लिश ले लेते हैं, एंड लास्ट में कोई भी सब्जेक्ट कौन सा लूँ, चलो सोशल साइंस एसओसी ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे पहले ये सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, तो मैं ये ध्यान रखना है यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डायनेमिक्स मार्क्स कैसे लेते हैं, डायनेमिक्स यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो पहले तो प्रिंट एफ, मैं यूज़र को बोलूँगा ऐसे कि भाई एंटर मैथ्स मार्क्स, आप ये सब्जेक्ट के मार्क्स डालो। मतलब कि ये प्रिंट एफ क्यों होता है कि स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई ये दिखेगा यूज़र के मार्क्स डालो। अब मेन कि आपको ये मैथ्स के मार्क्स आपको ये वेरिएबल में स्टोर करने हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट दे देते थे पहले इक्वल टू 70, तो वो हो गए, लेकिन मुझे अब स्टोर करवाने हैं। मैंने यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए, तो उसके लिए एक है कीवर्ड स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या करेगा, स्कैनएफ परसेंटेज डी, मतलब कि इसमें जो यूज़र मार्क्स डालेगा वो, अब वो स्टोर आपको जो वेरिएबल में करने हैं वो वेरिएबल है भाई, एंड साइन, और ये सिंटेक्स है उसकी, आप ये मत भूलिएगा। अब ये यूज़र को मैसेज आएगा और वो जो भी मार्क्स डालेगा वो मैथ्स वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। मतलब कि डायनेमिक्स मार्क्स, आपको यहाँ पे स्टेटिक नहीं देने मार्क्स। अब आप जितने भी प्रोग्राम बनाओगे सब में आपको डायनेमिक्स ही लेने हैं इनपुट यूज़र से। अब ये हो गया एक। अब मैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेता हूँ। पहले तो मुझे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलो ठीक है, तो हमने जैसे मैथ्स के मार्क्स चाहिए वैसे यहाँ पे मुझे साइंस के मार्क्स चाहिए। ऐसे एंटर साइंस मार्क्स,
और मुझे ये मार्क्स स्टोर करने हैं SCI वाले वेरिएबल में, साइंस में। तो जो यूज़र सेकंड इनपुट डालेगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। अब थर्ड मार्क्स चाहिए मुझे हिंदी। आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप पूरा लिखना जिससे आपको सिंटेक्स याद रह जाए सारी। हिंदी। फिर फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स आए मेरे इंग्लिश के, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश वाले वेरिएबल में वो स्टोर कर दूंगा मार्क्स। और लास्ट मार्क्स आए मेरे सोशल साइंस की SOC में स्टोर करूँ। तो पहले हम इतना प्रोग्राम रन करेंगे भाई, इसमें कोई एरर आ रही है हमारी या इतने परफेक्ट वर्क कर रहा है तो रन। तो अब देखो पहले क्या है, इनवर्टेड ओवर बिफोर रिटर्न, ओके वेट, ओके ये ब्रैकेट हमने एक्स्ट्रा क्लोज कर दिया है। ओके तो देखो पहले हम यहाँ पे मार्क्स देते थे, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मार्क्स कितने डालने हैं। मैं डालो 89, एंटर साइंस मार्क्स, एंटर हिंदी मार्क्स। इसको बोलते हैं डायनेमिक वैल्यू देना किसी भी चीज़ की। देख लिया, तो अपना प्रोग्राम यहाँ तक सही से वर्क कर रहा है मतलब कि। अब हमें परसेंटेज निकालने हैं, तभी तो पता चलेगा कि इसका फर्स्ट क्लास है सेकंड है। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो सम चाहिए होगा सारा मार्क्स का, मतलब कि सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट करेंगे तब हमें परसेंटेज मिलेंगे। तो सम करवाने के लिए हमने देखा था कि हमें एक वेरिएबल चाहिए, सम इज इक्वल टू सारे ही सब्जेक्ट के मार्क्स का मैं सम कर दूंगा, मैथ्स प्लस साइंस प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस SOC। अब सम मुझे प्रिंट भी कराना होगा, तो ही पता चलेगा ना कि सम कितना आया मेरा सम। अब एक और चीज़, आपने वेरिएबल लिया तो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करोगे तो ये एरर देगा अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। वैसे तो आप जितने भी वेरिएबल यूज़ करते हो आपको ऊपर डिक्लेयर करना ही पड़ता है। अब मुझे सम मिल गया, अब मुझे निकालना है एवरेज। एवरेज का क्या होगा, मेरा एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सिंपल है वो। एवरेज इज इक्वल टू जितना मेरा सम है डिवाइडेड बाय 5 मेरे सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं एवरेज वेरिएबल ले लूँगा, एवरेज वेरिएबल ले लिया मैंने। अब मैं एवरेज भी प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट एफ %d और मेरा एवरेज जितना भी है वो, ठीक है। स्लैशन कर देता हूँ मैं जिससे कि नीचे वैल्यू प्रिंट हो, वो आपको पता ही है क्यों स्लैशन। अब मेन बात करते हैं हम कि मुझे क्या लिखना है पहले, कि अगर 80 से ज़्यादा है तो उसको मुझे फर्स्ट क्लास देना है। 80 से ज़्यादा क्या, लेकिन परसेंटेज उसका। अब हमारे परसेंटेज किस में स्टोर हुए हैं, एवरेज वेरिएबल में हमारे परसेंटेज स्टोर हुए। तो इफ़ अगर मेरा एवरेज इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80 या 80 से ज़्यादा है तो उस स्टूडेंट को मैं दूंगा फर्स्ट क्लास। आप यहाँ पे प्रिंट की जगह पे कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर 80 से ज़्यादा है तो समीशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, वो पता है आपको। अगर एलसीफ, अब मुझे क्या करना है, अब आप सोचो, यहाँ पे आपको लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। मतलब कि 40 या 40 से ज़्यादा या तो 80 से कम है तो सेकंड क्लास। मतलब आप कैसे लिख सकते हो कि अगर मेरा एवरेज इज ग्रेटर इज इक्वल टू 40 या 40 से ज़्यादा है, एंड देन एवरेज इज लेस देन 80, मतलब कि 40 या 40 से ज़्यादा और 80 से कम, मतलब कि क्या होगा 40 से लेके 79 तक उसके बीच के उसके परसेंटेज है। तो क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ सेकंड क्लास। अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो एल्स इफ, आप सिर्फ एल्स भी लिख सकते हो क्योंकि वो फिर हो गया 40 से कम है, लेकिन मैं एल्स इफ में दिखा दूँ, एल्स इफ एवरेज इज लेस देन 40, अगर 40 से कम है एवरेज तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे से पता चले, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो फेल। ओके अब हम रन करते हैं प्रोग्राम। अपना प्रोग्राम रेडी है, पूरी मार्कशीट का प्रोग्राम रेडी है। आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स डालो, आपको मिल जाएगा कि मतलब फेल है, पास है या कौन सा क्लास है उसका। तो रन, मार्क्स 78, 9, 87, 90। तो देखा आपने
उसका सम आया 390, 78 उसका एवरेज आया और 78 एवरेज है। तो वो क्या पहली कंडीशन में उसने चेक किया 80 से ज़्यादा है, नहीं है, तो फर्स्ट क्लास नहीं है। सेकंड में आया कि 40 से ज़्यादा है, हाँ है, और 80 से कम है, हाँ 78 है, तो सेकंड क्लास। अब मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ जिससे हमें पता चले कि सम कौन सा है, एवरेज कौन सा है। तो यहाँ पे सम अपना प्रिंट हो रहा है, तो सम इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे देखा है सेम सेम लाइन में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे स्लैश एन कर देता हूँ जिससे नई लाइन में वो प्रिंट हो। अब चलो 90, 90, 87, 98, 78, 5 सब्जेक्ट के बाद सम आया 443, एवरेज आया 88, तो फर्स्ट क्लास क्योंकि वो 80 से ज़्यादा है। अब हम फेल करते हैं किसी स्टूडेंट को, ओके, बहुत बुरा लगता है किसी को फेल। अरे सॉरी 223 मार्क्स डाल दिए मैंने, 23, 45, 12, 32, जीरो दे देते हैं इसमें। तो सम आया 112, उसका एवरेज सिर्फ 22, मतलब कि वो यूज़र फेल, क्योंकि वो यहाँ पे भी नहीं गया है क्योंकि एवरेज 80 से ज़्यादा नहीं है, 40 से 80 से बीच में भी नहीं है, और 40 से कम है वो, मतलब कि फेल। तो आप ऐसे हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे, इफ, एल्स इफ, फिर पहले लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, वो सब मिक्स करके आप प्रोग्राम बना सकते हो। आपके प्रोग्राम में आप हर एक चीज़ का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे इफ़ के अंदर स्विच का भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ के अंदर इफ़ भी यूज़ कर सकते हो। आपको सारी थियरी कंबाइन करके प्रोग्राम बना सकते हो आप, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्विच केसेस क्या होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं कि लूपिंग का यूज़ क्या होता है, वाइल लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप्स क्या होते हैं। तो मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।